नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 के बारे में, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और आज हम बात कर रहे हैं इसके पाठ्य निहित प्रश्नों के विषय में। मतलब हम क्या कर चुके हैं, हम इस अध्याय के सभी सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं आपकी जो पाठ्य वस्तु है उसमें इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो कि आपकी पाठ्य वस्तु में अंदर की तरफ दिए हुए होते हैं, हम क्या कर रहे हैं उन सभी को आज यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, पढ़ने वाले हैं बिल्कुल मजेदार अंदाज में। और आपका ध्यान होना चाहिए बिल्कुल बोर्ड की तरफ, इधर उधर कहीं हमको देखना नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को और देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे थे तब हमने बात करी थी कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या है आपका, कि एक ही प्रकार के कणों से अगर मिलकर के बना है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि आपका सोना हो गया, लोहा हो गया। ठीक, बात यहाँ तक आई समझ में। तो इस उत्तर को अब लिखेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। तो पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। उस पदार्थ में मौजूद सभी कण रासायनिक प्रकृति में क्या होंगे, समान होंगे। मतलब क्या होगा कि जितने भी कण आपके पास उस पदार्थ में हैं, उनकी क्या होगी, रासायनिक जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, समान होगी। मतलब कि रासायनिक गुण कैसे होंगे उनके, समान वो हो जाएंगे। तो क्या कहलाएंगे वो, पदार्थ वो कहलाएगा। और उदाहरण यहाँ पर है सोना और तांबा। बात समझ में आ गई। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमको क्या पूछ रहा है। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। और बोल रहे हैं कि उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। आपकी जो पाठ्य वस्तु है उसमें क्या है कि पहले एक प्रश्न ये दे दिया और दूसरा प्रश्न ये दे दिया। तो हमने क्या किया, इन दोनों प्रश्नों को एक साथ लिख दिया, क्योंकि क्या करना है, समांगी मिश्रण बताना है, विषमांगी मिश्रण बताना है और आपको क्या बताना है, उदाहरण यहाँ पर बताने हैं। ठीक, तो इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपका एक ही होगा। क्लियर हो गई। अब देखो समझो कि समांगी और विषमांगी, समांगी का मतलब क्या होगा कि जो प्रकृति में यानी कि जो नेचर में कैसे होंगे, समान होंगे, तो समांगी मिश्रण होगा। ठीक, और दूसरा है विषमांगी, मतलब कि क्या होगा कि अलग अलग पदार्थों का संयोजन होगा, यानी कि उनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या होगी, समान नहीं होगी। अब जब समांगी मिश्रण होगा तो क्या आप उसे अपनी नग्न आंखों द्वारा देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। कैसे, जैसे कि हमने क्या करा कि शक्कर को पानी में घोल लिया। ठीक, अब आपने उसको बहुत अच्छे से घोल लिया, तो क्या थोड़ी देर बाद जब आप पानी को एक जगह स्थिर रख देंगे, घोलना बंद कर देंगे, तो क्या आपको उसमें शक्कर दिखेगी, नहीं दिखेगी। लेकिन विषमांगी मिश्रणों में क्या होता है, हम पदार्थों को पृथक पृथक देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा कि रेत जो होती है उसके अंदर मैंने थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दी, तो मुझे क्या होगा कि दिख जाएगा कि शक्कर और रेत का वो क्या है, एक मिश्रण है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसे लिखते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसकी संरचना एक समान होती है, किसकी, समांगी की। क्यों, क्योंकि क्या है कि इनकी रासायनिक प्रकृति में क्या होगा कि भाई ये घुल जाएंगे एक दूसरे में, तो दिखने वाली जो इनकी संरचना है वो कैसी होगी, एक समान। लेकिन विषमांगी की संरचना क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि पदार्थ कैसे हैं, यहाँ अलग अलग पदार्थ हैं। दूसरा, इसमें विभिन्न अवयवों के मध्य कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमा नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं होगा आपने क्या करा, 2 से 3 अवयवों को मिलाया तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पता चल जाए कि अब हम यहाँ पर इसको पृथक कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि विषमांगी के अंदर आप पृथक कर सकते हो पदार्थों को, आपको वहां पर स्पष्ट सीमा दिखाई देगी कि इस सीमा के बाद इस पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। आगे देखिए,
समांगी में इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। उदाहरण हमने लिया था कि जब हमने क्या करा, चीनी को जो है पानी में आपने घोल दिया, तो अब क्या करें, चीनी पानी में दिखेगी या घुलने के बाद? नहीं दिखेगी। पर यहाँ पे विषमांगी कह रहा है कि मेरे अंदर आप क्या है, अवयवों को प्राय आसानी से देख सकते हो, क्योंकि क्या होगा, आप जब मिश्रण बना भी लोगे तब भी मैं क्या है, अलग अलग पदार्थों के रूप में विभक्त रहूंगा, जैसे कि आपका चीनी और रेत का मिश्रण है। तो बात समझ में आ गई। समांगी आपको क्या कह रहे हैं कि भाई हम क्या है, एक जैसे हैं और हमारी कोई पृथक्करण की स्पष्ट सीमा नहीं है, और हम क्या है, आपको आपकी आंखों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। इसका उल्टा कौन कहेगा? विषमांगी मिश्रण कहेगा कि आप मुझे क्या है, अपनी आंखों द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं, मैं अलग अलग पदार्थ से बना हूं, मेरे लिए पृथक्करण की जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं, और मेरी जो संरचना है वो भी कैसी है, एक समान यहाँ पर नहीं है। तो बात समझ में आ गई, स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। तो देखिए, हमारे पास है विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो हमें क्या करना है, विलयन, निलंबन और कोलाइड में अंतर बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो हमारे पास कितनी चीजें हैं, 3 चीजें। एक मेरे पास विलयन है, एक मेरे पास निलंबन है, और एक मेरे पास कौन है, कोलाइड है। ठीक, अब क्या करना है, तीनों में अंतर देखना है। तो ये जो विलयन है आपका, ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। कैसा है, समांगी। पर जो निलंबन है वो आपका कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी। और कोलाइड जो है वो क्या है कि ये आपको जो दिखाई देता है, ठीक, तो जब ये दिखाई देगा तो आपको लगेगा कि ये कौन सा है, समांगी है, लेकिन ये वास्तविकता में कौन सा होता है, विषमांगी ये होता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। देखो, विलयन में क्या है कि ये समांगी मिश्रण है, निलंबन आपका विषमांगी मिश्रण है, पर कोलाइड कहता है कि मैं जो हूं वो दिखूंगा तो समांगी, पर मैं वास्तव में कैसा हूं, विषमांगी में हूं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर इसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई, सूक्ष्म होते हैं, आप उन्हें अपनी आंखों द्वारा देख नहीं सकते। ठीक, लेकिन निलंबन के कणों को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि क्या होते हैं ये 100 नैनोमीटर तक इनका व्यास होता है। ठीक, लेकिन कोलाइड का व्यास क्या हो जाता है कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य ये होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कोलाइड के कणों को भी स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो अब क्या करते हैं, इसको पहले देख लेते हैं कि लिखेंगे कैसे हम इसको। ठीक, अब देखो, विलयन आ गया, निलंबन आ गया और आपका कोलाइड आ गया। ठीक, अब पहली बात कह रहे हैं कि विलयन आपका समांगी मिश्रण है, निलंबन आपका विषमांगी मिश्रण होता है, और कोलाइड कहता है कि मैं दिखूंगा समांगी, पर मैं हूं कैसा, वास्तव में विषमांगी मिश्रण हूं। क्लियर हो गई बात। अगला देखो अंतर, ये कह रहे हैं ये विलयन, तो विलयन कह रहा है कि भाई मेरे पास जो विलय है उसके जो कण दिए हुए हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उन्हें आंखों से आप देख नहीं सकते। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा, निलंबन कह रहे हैं कि मेरे पास जो विलय के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। अब चलते हैं कोलाइड के पास। कोलाइड कहता है कि मेरे कण विलयन से बड़े और निलंबन से छोटे होते हैं, पर फिर भी आप मुझे जो है अपनी आंखों द्वारा देख नहीं सकते। तो भाई अब किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो विलयन कहता है कि आप जो है बहुत ज्यादा अच्छी क्षमता वाले माइक्रोस्कोप के द्वारा मेरे कणों को देख सकते हैं। इसको तो आप क्या है, ऐसे ही देख सकते हो। कोलाइड कह रहा है कि मैं जो हूं वो निलंबन से और विलयन के कणों के मध्य में हूं, तो आप मेरे कणों को तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। बात यहां तक आ गई समझ में।
पर फिर कोलाइड कहता है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है आप उनको किसकी सहायता से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हो। तो कणों के हिसाब से देखा जाए कि कणों के आकार के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोलाइड जो है वो आपका कहाँ आएगा, इसके मध्य में आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, विलयन और निलंबन के मध्य के जो कण हैं वो कोलाइड के कणों का आकार है। भाई कैसे, ये 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं और ये 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। और कोलाइड कह रहा है कि मैं कहाँ हूं, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य में मैं उपस्थित हूं। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब आगे चलते हैं, अगला अंतर क्या कहता है कि सॉल्यूशन जो है ना, आपका जो विलयन है वो फिल्टर पेपर से गुजर सकता है। ठीक, किससे गुजर सकता है, फिल्टर पेपर से। जब हम छानते हैं विलयन को तो विलयन उसमें से निकल जाता है। निलंबन जो है वो आपका फिल्टर पेपर से नहीं जा सकता, पर जो आपका कोलाइड है वो आपका फिल्टर पेपर से चले जाता है। ठीक, अगली बात कर रहे हैं, यह स्थायी होते हैं, मतलब कि जो विलयन है उसके कण कैसे होंगे, स्थायी। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, छानन विधि के द्वारा इनको पृथक नहीं कर पाओगे। ठीक, बात समझ में आ रही है कि छानन विधि यानी अपन छानते हैं ना, तो उसके थ्रू हम इसको पृथक नहीं कर सकते। पर निलंबन कहता है कि छानन विधि द्वारा इनके कणों को पृथक किया जा सकता है। और कोलाइड कहता है कि यह स्थायी विलयन है जिसमें विलय पृथक नहीं होते। विलय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। भाई विलयन आपके 2 भाग हो गए, एक आपका हो गया है विलय और एक आपका हो गया है विलायक। ठीक, हम यहाँ विलय की बात कर रहे हैं जिसकी मात्रा कैसी होती है, कम होती है। किससे, आपके विलायक से। ठीक, ये तो पता है ना अपने को। चलो आगे देखो, विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अब चलते हैं एक और अंतर की तरफ, और क्या है, विलयन कहते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, मतलब कि टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, निलंबन कहता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है पर मैं टिंडल प्रभाव तो तब भी नहीं दर्शाऊंगा। और कोलाइड कहता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और मैं टिंडल प्रभाव दिखाऊंगा। देखो विलयन कह रहा है मैं प्रकीर्णन नहीं करूंगा, ठीक, निलंबन कह रहा है मैं प्रकीर्णन करूंगा पर टिंडल प्रभाव नहीं दिखाऊंगा। और कोलाइड कह रहा है भाई मैं जो हूँ प्रकीर्णन भी करूंगा और टिंडल प्रभाव भी मैं दिखा दूंगा। तो बात यहाँ तक आ गई समझ में, क्या क्या चीजें हमने देख ली। भाई हमने मिश्रणों का प्रकार देख लिया, ठीक, उसके बाद हमने कण देख लिए, कि फिर फिल्टर पेपर देख लिया, और उसके बाद हमने देख लिया कि किसमें से किसे आप पृथक कर सकते हो, और यहाँ टिंडल प्रभाव भी हमने देख लिया। 5 चीजों के आधार पर हमने विलयन, निलंबन और आपका कोलाइड में अंतर जो है वो क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो हमारी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न कहता है एक संतृप्त विलयन है, ठीक, अब उसमें क्या है, आपके पास 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, 100 ग्राम जल है और ताप दिया है 293 केल्विन। ठीक, इस तापमान पर इसकी सांद्रता का परिकलन अपने को करना है। तो देखो क्या दिया है, पहले वो लिख लो। आपको दिया है कि आपके पास 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और आपके पास 100 ग्राम कौन है, जल है। ठीक है, अब सांद्रता अगर आपको निकालनी है तो सांद्रता के लिए क्या होता है कि जो विलयन है आपका, ठीक, विलयन का क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, और विलयन का द्रव्यमान किससे मिलकर बना है, आपके विलय प्लस विलायक के द्रव्यमान से। ठीक, किससे मिलकर के बना है, विलय प्लस विलायक के द्रव्यमान से। तो आप देखो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता है, विलय और विलायक का पता है। तो विलय कौन है आपका, सोडियम क्लोराइड, विलायक कौन है आपका, जल। जिसकी मात्रा कम वो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो आपका विलायक।
36 और 100 कितने हो जाते हैं? 136। तो अब अगर मुझे सांद्रता की बात करनी है तो सांद्रता क्या कहती है आपकी कि विलय का जो द्रव्यमान है, ठीक, बटे आपका विलयन का द्रव्यमान जो है, ठीक, और आप क्या कर दो, 100 से उसको भाग लगा दो। ठीक, बात समझ में आ गई। तो विलय कितना है आपके पास? 36 है, ठीक, और आपका जो विलयन है वो क्या है आपके पास? 136 इंटू करना है आपको किससे? 100 से। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपके पास आएगा 26.47%। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब हमने किया क्या कि आपको दिया था कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, 100 ग्राम जल है, 200 आपके पास 93 केल्विन तापमान है, सांद्रता का परिकलन अपने को करना है। अब हमें पता है कि सांद्रता जब निकालनी होती है और आपको जब विलय और विलायक दिया हुआ हो तो करना क्या होता है कि विलय का जो द्रव्यमान है बटे आपको विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 करना था। लेकिन अब मेरे पास तो विलयन का द्रव्यमान नहीं था, तो मैंने क्या करा, पहले विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलय और विलायक का द्रव्यमान जोड़ दिया, क्योंकि विलयन किससे मिलकर बना है? विलय और विलायक से वो मिलकर के बना है। तो मुझे दिया था 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, मात्रा कम, विलय 100 ग्राम जल दिया था तो जल की मात्रा ज्यादा हो गई, तो भाई 100, तो दोनों को जोड़ा 136 आ गए। तो मेरे को पता चल गया कि विलयन कितना हो गया, 136 ग्राम का विलयन है और 36 ग्राम क्या है? सोडियम क्लोराइड। दोनों को जब लिखा आपने कहा फॉर्मूले में और मान निकाला तो आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। तो अब यह देख लेते हैं, यह देखो, विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, जब आपने इसे हल किया तो आपके पास क्या आ गया है? 26.47% आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं कहां? अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमको क्या कह रहा है। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करो। देखो, आपको पता है कि हमारे पास परिवर्तन दो तरीके के हैं, एक है भौतिक मानी फिजिकल चेंज, एक है हमारा पास कौन सा? रासायनिक मानी आपका केमिकल चेंज। अब देखो, भौतिक परिवर्तन में आप क्या करते हो? दृढ़ता, कठोरता, तरलता, रंग, आकार, आकृति, इन सभी के विषय में बात करते हो, और रासायनिक परिवर्तन में आप उस पदार्थ के रासायनिक गुणों के विषय में बात करते हो। ठीक, अब यहाँ पर आपको बड़ी सारी सी श्रृंखला दे रखी है। अब इन श्रृंखलाओं में से छांटना है कि कौन सा तो भौतिक है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो, पेड़ों को जो काटना है वो आपका फिजिकल चेंज है। ठीक, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप क्या करोगे, जब उसे फ्रिज में रख दोगे तो मक्खन जो है वो वापस क्या होगा? जम जाएगा। अलमारी पे जंग लगना आपका क्या है? केमिकल चेंज है। कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, क्योंकि क्या है भाई, आपकी जो अलमारी है वो लोहे की बनी है और लोहे ने वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करी है? क्रिया करी है। जल का उबलकर वाष्प बनना आपका क्या परिवर्तन कहलाता है भाई? जल जो है आपका उबल करके वाष्प में परिवर्तित हो गया, लेकिन अब आप क्या करोगे? ठंडा करोगे तो वापस जल बन जाएगा, तो क्या परिवर्तन हो गया? फिजिकल चेंज। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना भी आपका क्या है? ये आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि क्या हो रहा है? विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, फिर वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में उसका क्या होना? विघटन होना। तो क्या परिवर्तन हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं, जल में साधारण नमक का घुलना आपका कौन सा परिवर्तन है? फिजिकल चेंज। फलों से सलाद बनाना भी फिजिकल चेंज है। लकड़ी और कागज का जलना आपका केमिकल चेंज है। किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का जलना उसका केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चलिए उत्तर हम अब क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, यहां हमने लिख दिए हैं भौतिक परिवर्तन, यहां लिख दिए हैं रासायनिक परिवर्तन। तो पेड़ों की जो कटाई है वो भौतिक परिवर्तन में आती है।
पैन में मक्खन का पिघलना या बर्तन में मक्खन का पिघलना आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन। पानी को उबाल के भाप बनाना भी भौतिक परिवर्तन। नमक का घुलना और आपका क्या करना कि भाई कच्चे जो आपके फल हैं उनसे, कच्चे फलों से फलों का सलाद जो आपका बन रहा है वो भी आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या है? जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत धारा का प्रवाहित होना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। और किसी भी वस्तु का जलना आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब कहां चलते हैं? अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो भाई आपके आसपास जितनी चीजें हैं उन्हें आप क्या करें? देखें अच्छे से, उन्हें परखें और बताएं कि भाई उनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, कौन सा उनमें से मिश्रण है। तो यहाँ देखिए शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं? पानी, रोटी, चीनी और सोना। मिश्रण क्या है? स्टील, प्लास्टिक, ठीक, कागज, तालक, दूध और आपकी हवा। बात यहाँ तक समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? अब आपको करना क्या है कि अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।